रिसेंटली इक्विरस की रिपोर्ट सामने आई है जिसने ये बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था G7 अर्थव्यवस्थाओं को आउटपेस कर चुकी है। भारत की ग्रोथ अभी के समय पे ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 15% तक कंट्रीब्यूट कर रही है। फीलिंग के लिए बता दूं, जापान और जर्मनी केवल 1 और 1.3% तक कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और ये इन टोटल G7 की ग्रोथ को भी पीछे छोड़ चुकी है। कैसे हुआ है ये इक्विरस की रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है, इसे मैं शुभलिनी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। बेसिकली इक्विरस की रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली सामने आई है जिसने ये बताया है कि भारत की जो ओवरऑल इकोनॉमिक राइज है वो G7 को आउटपेस कर चुका है, क्योंकि 2025 से 2030 के बीच में भारत ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ के अंदर 15% तक कंट्रीब्यूट करने वाला है, जबकि जर्मनी और जापान केवल 1 और 1.3% ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इक्विरस की रिपोर्ट के जो सीईओ हैं मितेश शाह, उनके द्वारा कहा गया कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्मिक शिफ्ट है, क्योंकि अभी जो भारत की ग्रोथ है उसके बाद कोई भी इन्वेस्टर भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत को इग्नोर करना किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन है ही नहीं। इवन 60:40 का पोर्टफोलियो ट्रेडिशनली बनाने की बात की जाती है, भारत ने उस ट्रेडिशन को ही तोड़ दिया। इतना बेहतरीन ग्रोथ रेट भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि भाई ये ट्रेडिशन कैसे टूटा, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी ये समझो कि यार भारत के ग्रोथ की इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्यों बताई गई इक्विरस रिपोर्ट के द्वारा, क्योंकि इक्विरस रिपोर्ट ने कहा कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन कम है, करेंसी स्टेबल है, फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ 6.4 से 6.7% के आसपास है, जो कि भारत को ग्लोबल लेवल पे मेजर कंट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है। साथ में भारत के अंदर जो इकोनॉमी है वो कंजप्शन ड्रिवन है, आप सब लोग जानते हो, और भारत की सबसे ज़्यादा आबादी रूरल एरिया के अंदर रहती है। रूरल एरिया के अंदर अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो भारत के इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। रूरल कंजप्शन अभी रिसेंटली बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूरल एरिया के अंदर एफएमसीजी की ग्रोथ 6% है, जबकि अर्बन एरिया के अंदर केवल 2.8%। एक्सपेंडिचर गैप जो है वो अर्बन और रूरल एरिया के अंदर पहले 84% था, वो कम होकर लगभग 70% हो चुका है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भारत के रूरल एरिया के अंदर जो कंजप्शन है वो और तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा 7.4% से ग्रोथ करवाई गई है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये क्या है, बेसिकली ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेलवेज हैं, जिनकी वजह से बिजनेस जो है वो और ज़्यादा प्रमोट हो पाता है, इन्वेस्टमेंट जो है उसको ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी कारण से कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने आप में जीडीपी की ग्रोथ के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। उसके अंदर भी यहाँ पर बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ में भारत जो है वो चाइना को पीछे छोड़ के अब ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट बन चुका है, जिसकी वजह से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का बेनिफिट भारत को बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे एप्पल जैसी कंपनियां अब चाइना को छोड़ के भारत के अंदर आ रही है, और इसके पीछे भारत सरकार का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत सरकार द्वारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, गति शक्ति मिशन, इस तरीके के इनिशिएटिव लेके आई, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा बेनिफिट मिला। उसकी वजह से भारत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और तेजी से बढ़ रही है। इवन जो ग्लोबल लेवल पे अभी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से दूसरी इकोनॉमी जो है वो श्रंक कर रही है, पर भारत को बेनिफिट हो रहा है उन इकोनॉमी के श्रंक होने का। देखो, एक तरफ तो यूएस के अंदर आप देख रहे हो रिसेशन आ रहा है, यूएस के रिसेशन की वजह से डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स क्या है, डॉलर की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले जब निकाली जाती है तो उसे डॉलर इंडेक्स कहा जाता है। मतलब अगर डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है, मतलब डॉलर की जो वैल्यू है वो दूसरी करेंसी के मुकाबले गिर रही है, डॉलर कमजोर पड़ रहा है। डॉलर का कमजोर पड़ना भारत के इंपोर्ट को सस्ता कराता है, और भारत जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है उसकी यहाँ पर सस्ता होने की बात हो रही है। अब जब रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो भारत के प्रोडक्ट ओवरऑल रूप से कॉम्पिटिटिव होंगे। इवन भारत जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल के रूप में करता है, वो क्रूड ऑयल भी अभी भारत को सस्ते रेट के अंदर मिल पा रहा है रशिया से,
और उसका जो सप्लाई है वो स्टेबल है। वहीं दूसरी पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें तो पूरा वर्ल्ड मिडिल ईस्ट वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसकी वजह से ईरान के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट हुए, इजराइल के साथ में जब कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के ऑयल सप्लाई के ऊपर असर पड़ा, पर भारत के ऑयल सप्लाई के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। इन सारी चीज़ों की वजह से भारत के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माने जा रहे हैं। और इसकी वजह से 60:40 का जो पोर्टफोलियो मॉडल है, क्या होता है 60:40 पोर्टफोलियो मॉडल? ये जनरली ये कहता है कि 60% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करो, 40% जो है वो आपको पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब इजी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोगों को करना चाहिए जो सेफ है। बट इंडिया के केस में इनका रिकमेंडेशन है कि इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि भारत की इक्विटी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कम रिस्की है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। अब इन सारे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो इसकी वजह से भारत के अंदर क्या असर पड़ रहा है, तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। भारत के पास में 2nd लार्जेस्ट और यंगेस्ट वर्कफोर्स देखने को मिलती है। सर्विस सेक्टर जो है वो 55% जीडीपी का है, इंडस्ट्री 26% है, एग्रीकल्चर 19% के आसपास है। एफडीआई की बात करूँ तो भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $500 बिलियन, रेमिटेंसेज जो है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट जो है वो $1 ट्रिलियन को 2030 तक क्रॉस कर जाएंगे, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर है। और आने वाले समय में G7 को हम लोग बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम ही डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इवन कई सारी कंट्रियाँ G7 की रिसेशन के अंदर जा रही है। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की तेज ग्रोथ उनको आउटपेस करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। अब भारत के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट की जा सकती हैं? रेलवे, रोड, स्मार्ट सिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और पुश मिलने की वजह से भारत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इवन ग्रीन इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया जाना चाहिए। यूपीआई, ओएनडीसी, आधार कार्ड, इस तरीके के इनोवेशन सेक्टर की वजह से भारत के अंदर जो और ज़्यादा बेनिफिट है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर कई सारे रिस्क भी हैं। जॉबलेस ग्रोथ है, जॉब इतनी क्रिएट नहीं हो रही जितनी तेज जीडीपी ग्रोथ हो रही है। यूथ के अंदर जिसकी वजह से अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। प्रोटेक्शनिज्म ग्लोबल लेवल पे बढ़ने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिस्कल इम्बैलेंस और रूरल अर्बन एरिया की इनइक्वालिटी एक बड़ा इशू है। अभी भी भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर ज़्यादा तेज ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जबकि बाकी सारे सेक्टर इंडिविजुअली अगर हम लोग बात करें तो सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे एसआर कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को बेस्ट मेंटरशिप चाहिए, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, 1-on-1 गाइडेंस आप लोगों को प्राप्त करना है तो इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के दिन प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स भी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।